सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सब लोग इधर ध्यान दें, आप सब बात सब बंद, इधर ध्यान देंगे सब लोग। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यही टॉपिक इससे पहले हम लोगों ने कौन से चैप्टर में देखा था, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और तकरीबन आधी चीज वही दोबारा दोहराई गई है, बस उसमें मामूली से कुछ चीजें ऐड हुई है। बहुत आसान सी चीज है, देखेंगे हम लोग इसको कि क्या कहता है इस चैप्टर में। सबसे पहला तो यहां पर जो मेरे सामने आया है, पहला ये कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट इज हीट कैपेसिटी। व्हाट इज हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या है, हमसे ये सवाल पूछा गया है। अब बताओ भाई, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आपने पढ़ा है ना चैप्टर, तो भाई बताओ क्या होता है हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट नहीं, हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ गिवन मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो मैं इसको ऐसे डिफाइन करता हूं, अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of given mass by 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम लोग कहते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को हम लोग कैपिटल एच से इंडिकेट करते हैं या कैपिटल एच से, और उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, जहां पर डेल्टा क्यू होता है क्या बेटा, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, डेल्टा टी क्या है, राइज इन टेम्परेचर। अच्छा बताओ कौन बताएगा इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकेंड। अच्छा डायमेंशन क्या होगा, हाँ बोलो बोलो बोलो, M1 L2 T, मैं चेक कर रहा था सेकेंड जूल पर क्या, मैं एक और बार चेक कर रहा था ये स्मॉल टी हटा ही देता, मैं उससे कंफ्यूजन हो रहा। हाँ ये अच्छा लग रहा है ना, कैपिटल टी रहा तो टेंशन नहीं, टेम्परेचर का टी समझ में आता, स्मॉल टी में टाइम लगता। चलो ये हो गया आपका हीट कैपेसिटी। फिर आए थे हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बोलो भाई। हाँ क्या था इसका, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो मैं कहूंगा अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of unit mass by 1 degree Celsius is called as specific heat capacity, is called as specific heat capacity, और उसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। अच्छा ठीक है, अब आप बोलेंगे व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट, तो देखो भाई जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अच्छा ठीक है, डायमेंशन बोलो 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 जल्दी बोलो, M1 L0 0, M1 सॉरी M0 L1, यार गड़बड़ कर रहा मैं, L2 T माइनस 2 K माइनस 1, M0 L2 T2 T माइनस 2 K माइनस 1। ये मेरा पास क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। फिर उसके बाद क्या आया मेरे पास, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते थे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द 1 मोल, रेज द टेम्परेचर of 1 mole of gas by 1 degree Celsius
is called as molar specific heat capacity। इसे हम लोग कहते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन म्यू इंटू डेल्टा टी। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आता है। अब इसका एसआई यूनिट बोलो तो क्या आएगा, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है भाई, इसका डायमेंशन क्या रहेगा, M1L2T -2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, M1L2T -2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये इसका क्या रहेगा, डायमेंशन रहेगा। आई बात समझ में आपको? तो वेरी सिंपल, ये हमारे पास अब तक हम लोग ने जो देखे थे मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और याद होगा आपको कि मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हमने कहा था कि हम लोग जब इसको स्टडी करते हैं तो दो कंडीशन में स्टडी करते हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर वाली और एक कांस्टेंट वॉल्यूम वाली। और अब हमें आगे बढ़ना है उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे, दैट इज कॉल्ड एज मेयर्स रिलेशन। ठीक है, ओके ये तो चलो सब कुछ पुराना ही था, इसमें कुछ खास नया कुछ नहीं था, तो इसमें रीडिंग की कुछ खास जरूरत नहीं है। अब हमें अगले इसमें जाना है, डेरिवेशन ऑफ मेयर्स रिलेशन। ये स्टेट बोर्ड के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। मुझे पता नहीं आप लोगों ने क्या किया छुट्टियों में, मैंने बार बार जता के कहा था कि भैया जो हो चुका है, जैसा थर्मोडायनेमिक्स का जो पार्ट है ना, और रेडिएशन का पार्ट, फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट और रोटेशनल डायनेमिक्स का पार्ट लर्न कर लो, अभी से लर्न करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर बोलते ना कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, सुनने वाले तो है नहीं। ठीक है, डूबो मेरा क्या खैर। मेयर्स रिलेशन की बात चल रही है यहाँ पे, क्या कहता है मेयर्स का रिलेशन, तो चलो उसके लिए हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ क्या कहता है, तो बोले थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ ये कहता है कि जो आप हीट सप्लाई करते हैं उसका दो तरह से इस्तेमाल होता है। उस हीट का कुछ थोड़ा सा हिस्सा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी का बचा कुछ हिस्सा वर्क परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। अच्छा ठीक है, चलो माना है ना। अब मैं बोलूंगा एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर मान लो प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू सीपी डेल्टा टी। हाँ या ना बोलो, आप लिख सकते हैं ना भैया ऐसा? ये पहली बार देखा जैसा लग रहा क्या? नहीं, हम लोग जानते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर ये फॉर्मूला ऐसा बन जाता है। ओके चलो ठीक है, मान लिया। और वर्क डन क्या हो जाएगा उस वक्त, और वर्क डन क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो ये दो चीजें मुझे पता चली, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, रोमन नंबर से मैं लिख रहा हूं मैं। अब अगेन मैं बोलूंगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम तुमको नहीं लगता कि वर्क डन जो है वो जीरो हो जाएगा? अरे भैया कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन जीरो, वर्क डन होगा क्या? अरे नहीं समझा, एक डब्बा है ना, ये दीवार है, जैसे मान लो एक कमरा है, डब्बा है, तुम दीवार को ढकेलने की कोशिश कर रहे, पूरा फोर्स लगा रहे, अरे भाई दीवार आगे जा रही क्या है ना। अगर मैं साउथ इंडियन हीरो होता तो अलग बात है ना, वहां पर एक दीवार 10 सेंटीमीटर आगे, 1 मीटर आगे सरकती थी और पीछे एक म्यूजिक बजती थी, है ना। वो कौन सी म्यूजिक होती है, वो जो बाहुबली की जब वो ऊपर से गिरता तो बजती है ना, पता नहीं जो भी है ना। तो भैया ऐसा कोई म्यूजिक बजता था, दीवार आगे सरक जाती थी, है ना। फिर बाद में
लोग ऐसा रिएक्शन देते थे। खैर, मगर मालूम है हमको, हम कितना भी इसको धक्का लगाए ये दीवार आगे सरकेगी क्या? नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? नहीं। वॉल्यूम बढ़ेगा क्या? नहीं। तो वर्क होगा क्या? नहीं। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो डेल्टा वी जीरो, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा यू, है ना। सर आपने डेल्टा यू को वी क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया बताओ, कौन बता सकता? मैं डेल्टा क्यू को वी लगाया मगर डेल्टा यू को वी नहीं लगाया मैंने। मैं बोले तो जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? हाँ, वेरी गुड, पाथ इंडिपेंडेंट। सर ये क्या होता है? इसीलिए बोलते हैं रेगुलर रहने का, है ना, जो पहले पढ़ाया था मैंने कि भैया आपका जो चेंज इंटरनल एनर्जी होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, उसको लेना देना कुछ भी नहीं। प्रेशर कांस्टेंट है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसके अंदर जो चेंज वैल्यू आता है वो कैसा आता है? सेम आता है। तो भैया इसीलिए इसको नहीं भी लगाया तो चलता। तो मैं बोलूंगा अच्छा, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये दोनों एकदम बराबर हो जाते। तो फिर ये मैं क्या लिख सकता हूं? देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल्स टू म्यू सीवी डेल्टा टी। ये हो गई थर्ड इक्वेशन, है ना। अच्छा, तो मैं बोलूंगा, तो अब इक्वेशन नंबर 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं? देयरफॉर फ्रॉम 1 एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को लिखता हूं फॉर कांस्टेंट प्रेशर, तो डेल्टा क्यू की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? म्यू सीपी डेल्टा टी। हाजी भाई लिख डाले, आगे क्या? आपके डेल्टा यू की जगह क्या लिख सकते हैं आप? म्यू सीवी डेल्टा टी। इट्स ओके, देन फर्दर व्हाट? आप क्या लिख सकते हैं वर्क डन की जगह? पी डेल्टा वी। ओके, पी डेल्टा वी, आप ये वर्क डन की जगह लिख सकते हैं। मगर एक और बात बताता हूं मैं, किंतु परंतु, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी। आप बोलेंगे ये कहां से टपका? भाई पीवी इज इक्वल टू म्यू आर, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। प्रेशर यहां कैसा है? अच्छा है। अबे कांस्टेंट है म्यू आर dt बाय dt, है ना। इब्राहिम बाद में लिखने का, पहले ध्यान देने का, लिखने की जरूरत ही क्या है वैसे भी। तो P इंटू डी वी म्यू आर इंटू डी टी, आया ना। P इंटू डी वी उधर चले गया, ये छोटे से चेंज के लिए था, बड़े से चेंज के लिए क्या आएगा? म्यू आर डेल्टा टी। अगली बार ये बताऊंगा नहीं मैं, फिर से सॉल्व करके P डेल्टा V की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? जब भी मैं सवाल करूंगा तुम क्या लिखो बोलोगे? म्यू आर डेल्टा टी। क्या लिख सकता हूं? म्यू आर डेल्टा टी। बोलो क्या लिख सकता हूं? म्यू आर डेल्टा टी। किसके जगह? P डेल्टा V के जगह। किसकी जगह? P डेल्टा V के जगह क्या लिखा जा सकता है? म्यू आर डेल्टा टी। मगर ये सिर्फ कब लागू है? जब प्रेशर कांस्टेंट है। भले ही जगह नहीं लगा सकते अपन, जब प्रेशर कांस्टेंट है तभी होगा ये पॉसिबल। आया समझ में? अब आगे क्या? मैं यहां लिखूंगा देयरफॉर म्यू सीपी डेल्टा टी म्यू सीवी डेल्टा टी प्लस म्यू आर डेल्टा टी। जरा गौर से देखो, अपनी चील सी नजरों से देख के बताओ अबे, हाँ, कि क्या कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा? म्यू और डेल्टा टी। तो बचेगा क्या? सीपी सीवी आर। तो देखो क्या लिख सकता हूं मैं? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ये हमारे पास मेयर्स रिलेशन आएगा। आई बात समझ में? अच्छा, ये फॉर्मूला आ गया मेयर्स रिलेशन, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। मगर ये तब लागू है जब हीट को जूल्स में कैलकुलेट किया गया है और वर्क को भी जूल्स में कैलकुलेट किया गया है, उस सिचुएशन में यह लागू है। मगर अगर हीट को हम लोगों ने कैलोरी में नापा और वर्क को हमने जूल में नापा, क्योंकि अंदाज ये अक्सर ऐसी होता था, हीट को पहले कैलोरीज में नापा जाता था और वर्क को जूल्स में नापा जाता था। तो अब ये फॉर्मूला कैसा लिखा जाएगा? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R बाय J। Cp माइनस इक्वल टू Cv R बाय J। अब यहां बोले J क्या है? J फॉर व्हाट? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट मतलब हमें 1 कैलोरी हीट जनरेट करने के लिए, कितनी हीट जनरेट करने के लिए?
एक कैलोरी हीट जनरेट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, वो होता है J, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो ये फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, उसमें मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट आ जाता है ये टर्म। आई बात समझ में आपको ये? ठीक है, तो चलो रीड कर लो आप नोट्स में से सब लोग फटाफट। इब्राहिम, वेयर इज योर नोट्स? तुमने अभी मेयर्स रिलेशन देखा और अब हम लोग देखने वाले हैं मेयर्स रिलेशन in terms of specific heat capacity या प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इधर ध्यान दो रे। मेयर्स रिलेशन में हम लोग देखेंगे मेयर्स रिलेशन इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखो हमारे पास पिछले बार हम लोग अभी इससे पहले टॉपिक में हमने प्रूव किया कि Cp माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। Cp माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। यहां C क्या था? C क्या है यहां पे? मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप कब देखो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा Q अपॉन म्यू डेल्टा T, है ना? ये होता है ना जनरल फॉर्मूला मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। अगर मैं यहां पर डेल्टा क्यू को, सॉरी म्यू को मैं यहां लिख सकता हूं मास अपॉन मोलार मास। ये सर कैसे आता है, ये अगले इसमें देखेंगे अपन, अगले चैप्टर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। ये m0 जाएगा ऊपर, m0 डेल्टा क्यू अपॉन m इंटू डेल्टा टी। अब भैया ये देखो ये क्या चीज है, ये क्या टर्म है? क्या है? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना? तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? m0 इंटू एस, है ना? आया समझ में? तो मतलब मोलर हीट कैपेसिटी को, किसको? मोलर हीट कैपेसिटी को, किसको बिलाल, किसको? मोलर हीट कैपेसिटी को क्या लिखा जा सकता है? मोलार मास मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मतलब Cp माइनस Cv को मैं क्या लिख सकता हूं? m0 Sp माइनस m0 Sv इज इक्वल टू आर, यानी कि Sp माइनस Sv इक्वल्स टू आर अपॉन m0, है ना? अच्छा ये फॉर्मूला तो आ गया मेरे पास, मगर ये फॉर्मूला कब लागू है? जब आपका हीट और वर्क डन दोनों के दोनों काहे में कैलकुलेट किए गए हैं? जूल्स में कैलकुलेट किए गए हैं। दोनों का यूनिट सेम है, दोनों का यूनिट जूल में है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस तरह से आ गया, है ना? मगर मैं इसी को ऐसा भी लिख सकता हूं, R अपॉन m0 इंटू जे। और ये कब लागू है बेटा फॉर्मूला? बोलो कब लागू होगा ये? जब आपको हीट काय में दी गई हो, जायद काय में दी होंगी कैलोरीज में, और वर्क काय में दिया रहेगा जूल में, तब आपको ये यहां पर फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जे क्या है यहां पर? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मतलब कितना वर्क करना पड़ेगा एक कैलोरी हीट जनरेट करने के लिए, है ना? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा एक पुराना तरीका, वो लकड़ी को घस के ऐसा आग जलाते अपन, है ना? एक लकड़ी को ऊपर कर, है ना? देखे होंगे आपने मैन वर्सेस वाइल्ड में, या उसको ऐसा घस घस के अपन क्या करते, आग जलाते। तो मान लो कि जब उसको आप घस घस के आप वर्क कर रहे ना, तो इसमें एक कैलोरी हीट जनरेट करने के लिए कितनी आपको वर्क करना पड़ेगी? तो भैया हम लोग उसको कहते हैं आपका मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। आई बात समझ में? तो ये हो गया मेयर्स रिलेशन इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। रीड कर रहा हूं। तो एक छोटा सा पॉइंट, एक लास्ट थ्योरेटिकल पॉइंट इसमें, एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन सीजीएस सिस्टम, ग्राफ को छोड़ दो, और पिछले चैप्टर में हमने इसके कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, तो मुझे पिछले चैप्टर से रिलेटेड थोड़ी याददाश्त पर जोर दो और मुझे बताओ कि वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन सीजीएस सिस्टम क्या था? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और वहीं अगर मैं रफ फिगर अगर वैल्यू बोलूं,
आपके एसआई सिस्टम में वो कितना था 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, जो कि एक्चुअली 4186 हुआ करता था। ओके चलो ठीक है भाई, मान लिया। मगर उसके साथ इस वैल्यू के साथ एक गड़बड़ है। तुम जो ये बात बोल रहे हैं ना कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको 1 कैलोरी ऑफ हीट लगेगी। बात समझ रहे हैं ना? अपन अगर बोल रहे हैं कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू अगर 1 कैलोरी है, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास पानी है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो तुमको कितनी हीट देना पड़ेगा बेटा? 1 कैलोरी। मगर ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। अगर आप नोटिस करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, ये टेम्परेचर के साथ बदलती है, जो कि ग्राफ में नजर आ रहा है ना? ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू आपको टेम्परेचर के साथ बदलते हुए नजर आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पे, अगर मुझे 40 से 41 पे जाना है, 40 से 41 डिग्री सेल्सियस पे जाना है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड वो आपका 1 कैलोरी है ही नहीं, वो 1 कैलोरी से कम है, 1 कैलोरी से कम है। फिर मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, अगर मुझे मान लो 80 से 81 पे जाना है, 80 से 81 पे जाना है, तो क्या लगता है आपको 1 कैलोरी है क्या उसका वैल्यू? कुछ अलग वैल्यू होगा, ज्यादा वैल्यू होगा, है ना? अगर मुझे मान लो 1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है टेम्परेचर को, तो आपको एग्जैक्ट 1 कैलोरी लग रहा क्या? वो कम समवेयर अराउंड 1.008 कैलोरीज लग रहा। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो नॉलेज वो अधूरी है। तो फिर वो 1 कैलोरी कब लगता? तो अगर हम देखेंगे कि हमें अगर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है टेम्परेचर, 14.5 से, एक बार चेक करने दो मुझको वैल्यू, वही है ना? तो टेम्परेचर को 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है, तो उस वक्त जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, उसे कहा जाता है आपका 1 कैलोरी, है ना, उसको कहा गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो 1 कैलोरी क्या है। अब उसको अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज 1 कैलोरी, आप फट से ये नहीं बोल सकते स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। या फिर मैं ये भी बोलूं अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर व्हेन द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आया कि 1 कैलोरी क्या है? वो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मगर कब? जब टेम्परेचर को कहां से कहां बढ़ाना है, अरीब कहां से कहां? 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस। या जिसको मैं बोल सकता हूं कि भैया इसी को अगर कैलोरी को मैं जूल में कन्वर्ट करूंगा, तो भाई अगर मैं बोलूंगा 14.5 डिग्री सेल्सियस से मुझे 15.5 डिग्री सेल्सियस तक के अगर मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कितना रहेगा एसआई सिस्टम में? तो वो रहेगा 4186 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। पर ग्राम में अगर मैं बोलूंगा तो फिर वो 4.186 हो जाएगा जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आया समझ में? बस इसी के बारे में डिस्क्रिप्शन है। अब तुम्हारे को नीट में सवाल कैसे आ सकते हैं? नीट में सवाल तुम्हारे को थ्योरेटिकल आ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। हाँ, तो अब नीट में सवाल कैसे आ सकते हैं इसके? तो नीट में सवाल इसको कैसे आ सकते हैं? तुम्हारे को थ्योरेटिकल ऐसा आएगा कि किस टेम्परेचर रेंज में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी, है ना? 11.5 से 12.5, 13.5 से 14.5, 14.5 से 15.5, 15.5 से 16.5, क्या लगता है कहां से फिर आएगा? 14.5 से 15.5। आया समझ में? या फिर उसके बाद में ये ग्राफ बना के देगा और आपको क्या पूछेगा, यहाँ पर ये वैल्यू आपको देगा इधर से यहाँ तक, और कुछ ये रेंज देगा आपको 14.5 से 15.5, ऐसा कुछ। फिर बोलेगा ग्राफ सही है कि नहीं, या फिर ये वैल्यू कहां से कहां तक के जाएगी, ये वैल्यू की रेंज क्या होगी, ये पता लगाओ। अपने अपना दिमाग लगा के इंसान कैसे भी पूछ सकता है। तुमको डेटा मालूम होना चाहिए, तुमको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। आई बात समझ में? अब बेहतरीन तरीके से पढ़ दो पूरा वो। चलो इधर ध्यान दो। मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हीलियम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 12.5 जूल पर मोल पर केल्विन। ओके चलो माना। तो मोलार स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपको दिया गया है 12.5 जूल पर मोल पर केल्विन। फाइंड इट्स मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। बहुत ही चिल्लर सा सवाल है। हम लोग जानते हैं Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। देखो Cp इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है?
CV plus R, that is CP is equals to 12.5 plus 8.314. Therefore CP is equals to, बोलो भैया ये क्या आएगा एडिशन करने पे? एडिट, देखो 1 4 8 21.814 है ना, तो 21.814 जूल पर मोल पर केल्विन। हाँ अच्छा, हाँ 20 पर 18, अच्छा इसमें नहीं आ रहा ना बराबर, 20 पॉइंट आया समझ में? तो ये हमारा आंसर पहला बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें दम। अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू molar specific heat of a gas is 9000 joule per kilogram per Kelvin if the ratio of to specific heat is 1.5, full stop. Calculate the 2 molar specific heats. 2 molar specific heats. तो इसने बोला है कि डिफरेंस इसका इतना है, रेशो इसका इतना है। बहुत पंचट सा क्वेश्चन है। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू 9000 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। Cp डिवाइडेड बाय Cv इज इक्वल टू 1.5। दोनों स्पेसिफिक कैपेसिटीज की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या है, क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है, Cp की वैल्यू एक जगह से उठाओ, एक दूसरे इक्वेशन में डाल दो, उससे Cv निकालो, Cv निकल गया तो Cp निकाल लो। क्या इसमें कुछ भी नहीं, एकदम पांचट क्वेश्चन है ना। इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि Cp इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ Cv, यहां डाल दो फिर 1.5 टाइम्स ऑफ Cv माइनस Cv इज इक्वल टू 9000। ये क्या हो जाएगा? 0.5 टाइम्स ऑफ Cv इज इक्वल टू 9000। Cv को क्या लिख सकते हैं बेटा अपन? 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 1/2, तो 2 चला जाएगा उधर, 9000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा? 18000। तो हो जाएगा Cv इज इक्वल टू 18000 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। हाँ भाई अब आ गया, अब आगे क्या? Cv की वैल्यू आ गई, Cp क्या आएगा फिर? माइनस 18000 प्लस 9000 इज इक्वल टू 9000। ये उधर जाएगा, 9 + 8 इज हाउ मच? 27000। तो फिर मैं बोलूंगा ठीक है भाई, देखो Cp इज इक्वल टू 27000 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। है आसान? क्या होगा बेटा जैद? काट करे तुम कहा बेटा? ये हाँ जूल पर, हाँ केल्विन आना चाहिए, वेरी गुड। जूल पर किलोग्राम पर केल्विन आना चाहिए था, मैंने जूल लिख डाला फिर से। चलो अगला वाला क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लेना। प्रॉब्लम नंबर 3 ऐसी है, नंबर बदले हुए सिर्फ। चलो सॉल्व कर लो तुम, अभी अभी करो, तुम्हारे भरोसा नहीं मेरे को। करो सॉल्व, अभी के अभी सॉल्व करो।
प्रॉब्लम नंबर 3। तो चलो फिर अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 4.952 कैलोरीज पर मोल per Kelvin, and that at constant pressure is 6.933 calories per mole per Kelvin. Full stop. Find the mechanical equivalent of heat. Find the mechanical equivalent of heat. देखो क्या दिया हुआ है यहां पे, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। गौर से देखिए 4.952 कैलोरीज पर मोल। गधे के जैसे बातें मत करो, इधर ध्यान दो सब लोग। 6.933 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। देखो बेटा ये क्या दिया हुआ है, सीबी और सीपी की वैल्यू। इसमें देखो सीबी और सीपी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, जूल में है। इसमें सीबी और सीपी की वैल्यू क्या है, कैलोरीज में। सीबी और सीपी होता क्या है, क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। मतलब जब ये क्या होता है, वैल्यू ऑफ हीट होती है कि किसी 1 ग्राम की गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है, सॉरी 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है सीवी सी। और दो कंडीशन है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ये हीट है, एक्चुअली हीट की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ हीट की रिक्वायरमेंट काय में दी गई है, जूल में, और यहाँ हीट की रिक्वायरमेंट काय में दी गई है, कैलोरीज। जैसे तुमने कैलोरीज में देखा, तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, फॉर्मूला क्या रहेगा, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर बाय जे। वेरी गुड। तो मैं यहां पर लूंगा फॉर्मूला सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर बाय जे। देखो जे विल बी हाउ मच, आर अपॉन सीपी माइनस सीवी। आर कितना है 8.314, सीपी माइनस सीवी करो कितना आ रहा है 6.33 माइनस 4.952, बताओ क्या आएगा, करो फास्ट। माइनस 3 में से 2 गया, 1, 3 में से 5 तो नहीं, 13 में से 5 माइनस करना पड़ेगा, 8। कितना आ रहा पूरा बोलो, 1.98 बराबर 1.981। अगर सपोज करो ये मेरे को प्रॉब्लम आया होता नीट में, तो मैं 1.9 को अप्रोक्सीमेशन में 2 लेके सॉल्व किया होता, है ना। मगर फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, एक बार एग्जैक्ट आंसर बता देता हूं। इट विल बी 8.31 सॉरी 4.195 जूल पर कैलोरीज। ऐसा यूनिट देख लेना, जूल पर कैलोरी, है कि नहीं। यह हो गया आपका, है ना, कितना वर्क करना पड़ेगा, कितने जूल ऑफ वर्क करना पड़ेगा उसका, सॉरी 1 कैलोरी ऑफ हीट जनरेट करने के लिए। आया समझ में, लिखो फटाफट।
बेटा उठा लो तो पेन, थैंक यू। नेक्स्ट, फाइंड द प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ हीलियम। ब्रैकेट में Cp इक्वल्स टू 20.81 जूल पर मोल पर केल्विन, Cv इज इक्वल्स टू 12.5 जूल पर मोल पर केल्विन, और M0 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। बहुत आसान सा सवाल, प्रिंसिपल स्पेसिफिक कैपेसिटी कैलकुलेट करना है। क्या आएगा? पहला, एसपी को क्या लिख सकता हूं मैं? सीपी अपॉन M0, है ना। सीपी सी इज इक्वल टू क्या लिखे थे अपन ने? M0 इंटू एस। एसपी क्या हो जाएगा फिर? सीपी अपॉन M0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीपी? 20.81 अपॉन 4 इंटू 10⁻³ जरा बताओगे क्या होगा फिर? 5.22 या 202 5.203 इंटू 10⁻³ तो 5.203 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये आ गया एसपी। एसवी वो जो का सीवी अपॉन M0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीवी? 12.5 अपॉन 4 इंटू 10⁻³ बताओ भाई क्या आएगा आंसर? 3.1 फिर इसके बाद बचा एक 1, एक 0 लगाएंगे, 3.102 आ रहा कुछ समथिंग, फिर उसके आगे कुछ समथिंग आएगा, 12 है वो, 3.125 इंटू 10⁻³। दिस इज योर आंसर। अगला सवाल, फाइंड द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। फाइंड द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ऑफ मास 10 ग्राम when it is heated just a moment। तो हमारा ये क्वेश्चन, फाइंड द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ऑफ मास 10 ग्राम। एक गैस है जिसका मास आपको 10 ग्राम दिया गया है, उसको टेम्परेचर को बढ़ाना है आपको 300 से 305 पे, तो इसलिए कितने की हीट रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी? चलो देखते हैं कैसा होगा। नहीं, इंटरनल एनर्जी पूछा गया। वैसे तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला जो है म्यू सीवी डेल्टा टी होता है। बेटा इधर ध्यान दो, म्यू सीवी डेल्टा टी होता है। अच्छा,
म्यू को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ गैस अपॉन मोलार मास ऑफ गैस, है ना। और सीवी को क्या लिख सकते हैं अपन, बोलो सीवी को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एसवी है तो मैं सीवी को क्या लिखूंगा, सीवी तो है नहीं मेरे पास, हाँ m0 एसवी इंटू डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा आपका इंटू डेल्टा टी। ओके, मगर इस इक्वेशन में एक प्रॉब्लम रहेगी, बोले क्या प्रॉब्लम रहेगी, इस इक्वेशन में जो वैल्यू है जूल, डेल्टा यू जनरली काय में होता है, जूल में होता है, एनर्जी है, और ये एसवी जो काय में है कैलोरीज में दिख रहा है ना, किलो कैलोरीज में, उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको मैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो तब जाके जूल में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा। मास कितना है, 10 ग्राम, 10 इंटू 10⁻³ मास, हाँ 10 इंटू 10⁻³। एसवी कितना है बेटा आपका, 0.16 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम पर केल्विन, और आपका डेल्टा टी कितना है बेटा 5, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कितना है 4186, करो मल्टीप्लाई। This should be the answer, 33.49 joules. बातें नको, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। Given the values of two principles, given the values of two principal specific heats, SP equals to 3400 calories per kilogram per Kelvin and SV equals to 2400 calories per kilogram per Kelvin for hydrogen gas. Full stop. Find the value of J in the, if the होना चाहिए, if the universal gas constant is capital R equals to 8300 joule per kilogram. 8300 इमेजिनरी कंडीशन होंगी, ठीक है, बोला तो लेना पड़ेगा उसको जो कंडीशन किया था, ठीक है। स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है ये, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब तुम्हारे पास एसपी है, तुम्हारे पास एसवी है, तुम्हारे पास आर है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इसको सॉल्व करने का, एसपी माइनस एसवी इज इक्वल टू आर अपॉन m0j, है ना।
अब ऐसा है कि तुम्हारे पास तुमको जे कैलकुलेट करने के लिए कहा है और तुमको क्या क्या मालूम होना चाहिए फिर। एसपी तो है, एसपी भी आर भी है, M0 गैस का नाम दिया हुआ है क्या, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मोलर मास क्या होता है 2 ग्राम्स। तो भाई चलो लिखो वैल्यू यहां पर 3400 माइनस 2400 इज इक्वल्स टू 8300 अपॉन 2 जे क्या होता है 100 जे इक्वल्स टू 83 डिवाइडेड बाय 2 जे इक्वल्स टू फिर कितना हो रहा हो, एक जीरो का गड़बड़ क्यों आ रहा है। 3400 में से 2400 गया, 1000, हाँ 1000, तो 1000 हुआ तो फिर ये 8.3 आएगा। हाँ, और अगर 8.3 आया तो फिर 4.1 समथिंग यानी 4.15 जूल पर कैलोरी। आया समझ में, मतलब वो वैल्यू घुमा फिरा के 4.2 के आसपास आती है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। 1 किलोग्राम की सॉरी 1 कैलोरी की हीट जनरेट करने के लिए आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। आया समझ में आपको, दिस इज इट। तो ये था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। टाइम क्या हो रहा 12:20, मतलब अच्छा खासा टाइम बाकी है अभी भी।